गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म सामने आने के बाद तवक्को ये की जा रही थी कि सूबों में इंतखाबात का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से अदालती फैसले को तस्लीम करने से इनकार के बाद मामला अब पहले से ज़्यादा तशवीशनाक हो गए हैं। इंतखाबात अदालत की मुकर्रर करदा मियाद के अंदर हो सकेंगे या हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी, कई कानूनी और सियासी सवाल जन्म ले चुके हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ इस फैसले पर जी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, जमहूरियत की बातें कर रहे थे, शिकवे शिकायत कर रहे थे। इस पर भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। ओरिया साहब, नवाज शरीफ इस फैसले पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी भेजे जाएं, तो वो तो खुद अदालत से एक तरह से कह सकते हैं सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, तो उनको ये बातें करना ज़ेब देता है। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दुनिया की अदालती तारीख में ये एक ऐसी कैफियत कभी नहीं आई। नवाज शरीफ जो हैं वो एक सियासी कैदी नहीं थे बल्कि एक जुर्म के अंदर गिरफ्तार हुए थे। उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट ने सजा दी थी कि आपने अल अजीज़िया बिल जो बनाई है सऊदी अरब में, उसके बारे में आप अदालत को ये बताने में बिल्कुल फेल हो गए हुए हैं कि आपने इसका सरमाया कहाँ से लिया, जिसकी बुनियाद पे उन्हें 7 साल कैद और जुर्माना दिया गया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जेल चले गए। जेल जाने के बाद कुछ अर्सा वो जेल में उन्होंने गुजारा और उस दौरान बताते हैं लोग कि कैसे उनसे बाकायदा कैमरे हटा के बड़े लोग मिलते थे। और उसके बाद अब तो ये बातें आम हो गई है ना कि किस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने जो हैं वो राब्ते बहाल किए और किस तरह उनको पाकिस्तान से जाने दिया गया। ये भी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ से लेके जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी एक खिलाफ वर्जी थी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत जो जिनेवा के जो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हैं कैदियों के बारे में, उनमें यह है कि कैदी को वो तमाम तर सहूलियात मिलनी चाहिए जो उसको मुनासिब ज़रूरत है। उसको अगर हार्ट ऑपरेशन कराना है और वो उसको ऑपरेशन के लिए कहीं इंग्लैंड से कोई माहिर आना चाहिए तो वो भी जेल में बुलाया जा सकता है, लेकिन कैदी को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि बुनियादी तौर पर कैदी के बहुत सारे हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक ख़त्म हो जाता है, उसकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो इसका यही हक है फिर तो वो कैदी ना रहे ना। कैदी इसलिए होता है कि उसके कुछ हकूक़ ख़त्म किए जाते हैं तभी वो कैदी होता है। अब इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को बाकायदा पाकिस्तान से बाहर भेजा गया और बाहर भेजा गया और उस जगह भेजा गया जहां ना सुप्रीम कोर्ट का समन जाता था, ना सुप्रीम कोर्ट का वारंट जाता था, ना पाकिस्तान की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उनके साथ मौजूद थी। एक शख्स को ज़ामन बनाया गया जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उसको फिर गुज़श्ता 2-3 महीने पहले उसके खिलाफ बाकायदा फ्यूजिटिव ऑफ लॉ कहते हैं मफरूर की कार्रवाई हुई, जिसमें कुर्की जायदाद का मामला जो है वो 87-88 के कार्रवाई थी वो शुरू हुआ। उसके बावजूद वो शख्स लंदन में बैठा रहा और लंदन में बैठ के आप सोचें कि मेरे घर में कोई मफरूर हो तो और या मैं किसी मफरूर से मिलने जाऊं, पुलिस मेरा मार मार के बुरकस निकाल देगी, लेकिन पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो कि सियासतदान थे इसकी पार्टी के थे वहाँ जाते रहे, मिलते रहे, तस्वीरें उठाते और पाकिस्तान के न सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ता रहा बल्कि पाकिस्तान की अदालत के फैसलों का भी मजाक उड़ता रहा कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में उसकी एक नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है, वो बात कर रही है, उसको करने दो, लेकिन आप एक अजीब गरीब किस्म का गुची का मफलर पहन के और एक खास 4-5 लोगों को बिठा के वहां पर अपने साथ और वो उनको और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इन 3 जजों के खिलाफ जो है वो अपना जैसे कहते हैं रेफरेंस भेजा जाए। कभी किसी जज की फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दिया जाता है? इसका मतलब है फिर तो पाकिस्तान में कोई बंदा फैसला नहीं करे। ओरिया साहब, इसी पर मैं आपसे ज़रा सवाल करना चाहूँगी कि नून लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं कि बेशक हम पर तौहीन अदालत लग जाए मगर हम इससे डर कर इंसाफ मांगना बंद नहीं करेंगे। कौन सी नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ? 90 रोज़ में इलेक्शन का आइन में लिखा हुआ है, उसी पर डिसीजन आया है। देखिए, पहली एक तो चीज़ें और भी, एक खास तौर पर असल में ये शहीद बनने की एक तरफ रवानगी। अच्छा, मसला यह है कि वो उसका गालिब का शेर है कि आज वहाँ देखो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लाएंगे क्या, कि मैं आज तो कफन भी साथ ले गया हूँ और तलवार भी ले गया हूँ, अब मुझे मेरी महबूब जो है वो कत्ल क्यों नहीं करता? वो महबूब के हाथों कत्ल होना चाहते हैं। वो महबूब जो है वो कहता है भाई अल्लाह का नाम दो, मैं क्यों ये मुर्दा अपने गले डालूंगा। ये सारी तैयारी इसलिए है कि कारकर्दगी कोई नहीं है, लोगों के सामने जा नहीं सकते,
फेस कर नहीं सकते। वो एक बयानिया बनाने के चक्कर में है कि हम तो बहुत ठीक ठाक जा रहे थे, अगर हम बहुत अच्छा इस मुल्क को, पता नहीं, हम पेरिस बना देते लाहौर को। वो तो शहबाज शरीफ का फिक्रा था ना, मैं इसको पेरिस बनाना चाहता हूँ, पेरिस बनाते, ये तो अदलिया बीच में आ गई। अच्छा। उसने हमें रोक लिया। असल मसला ये है कि कल नवाज शरीफ साहब ने एक दो और चीजें की, लोगों जिसको नहीं अंदाजा होता है, लोगों को समझ नहीं आती, कि मुझे जनाब एक अकामा के ऊपर निकाला। हिलाली साहब के पास रेड पासपोर्ट रहा है मुस्तकिल, ठीक है, मेरे पास भी कुछ अरसे के लिए रेड पासपोर्ट रहा है। रेड पासपोर्ट का अहल जो है वजीर आजम भी, इनके पास भी है 10 साल का पासपोर्ट। वजीर आजम की इतनी जरूर इज्जत है पाकिस्तान की होती है कि वो दुबई में जिस तरह जा, आजकल तो दुबई का वीजा लेना जो है ऐसे ही है कि जैसे आप दुकान से छोले खरीदते हैं। अच्छा। क्योंकि वो आपको एयरलाइन वाला दे देते हैं। सही है, सही। आपने अकामा क्यों लिया था? एक हैसियत है वजीर आजम, आप एक दूसरे मुल्क की इस तरह, जिसमें आप रहते भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब दुबई में नहीं रहते, उनकी कोई प्रॉपर्टी वहां नहीं है, तो अकामा क्यों लिया था? दुनिया जानती है। आप दुबई में किसी शख्स के पास चले जाओ, कहते हैं इसलिए होता है कि दुबई से पैसे जब आप लंदन भेजते हैं तो आप दुबई में अकाउंट खोलते हैं, तो लंदन में जब उसकी ट्रेल आती है तो उसका ओरिजिन पाकिस्तान नजर नहीं आता। फिर वो कहते हैं हमारे कीनिया से आ गया, तुम्हारा वहां देगा, ये बुनियादी मकसद। और उसके साथ साथ आपने कहा, मैंने बोला, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे जिसे कहते हैं एक काला धब्बा था, और अब वो कहते हैं मुझे अकामा के ऊपर निकाला गया। ओ भाई, इस अकामा वाले प्राइम मिनिस्टर को तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए कि जो वजीर आजम होके इतने छोटे छोटे धंधों के लिए कामा लेता है, और वो जो अपने आप को बेटे की, क्योंकि बेटे की कामा मिल नहीं सकता जब तक बेटे की नौकरी के उसके अंदर नौकर ना हो। अब वो उसमें नौकर लिए हो गए, अपने बेटे के मुलाजम हो गए। अब जब मुलाजम हुए तो तनख्वाह भी नहीं ली, उसने कहा तनख्वाह के लेना है, काम तो कोई और करना था काम का। असल मसला ये हुआ कि सारे इशू के अंदर ये वो प्राइम मिनिस्टर जो है, इसको फिर मैं समझता हूं अगर किसी इज्जतदार मुल्क के अंदर ये होता है प्राइम मिनिस्टर इस किस्म का, तो इस वक्त इस तरह बैठ के तकरीर न कर रहा होता, बल्कि वो लोग खींच लेते। देखे ना, पर ट्रंप पे क्या केस चल रहा है? ट्रंप पे इनफिडेलिटी का केस नहीं चल रहा, ट्रंप पे इस चीज का केस नहीं चल रहा कि तुमने फलां औरत से तल्लुकात क्यों सवार रखे। मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था स्टॉमी डैनियल्स का था। उसने कहा मेरे तो जाती तल्लुकात थे इस किस्म के, मैं कोई पेड होर नहीं हूं, मैं तो खुद उससे मिलने गई थी, और मैं उसको ये नहीं कहती कि मुझे रेप किया है। मैंने बिल्कुल उसको नहीं कहा कि तुम मुझे टच मत करो और ये ना करो, पर बिल्कुल नहीं कहा, मैंने खुद विलिंगली गई थी। इस बात पे था कि उसको पैसे दिए थे कि तुम इस बात को छुपाओ कि मेरे तुम्हारे तल्लुकात थे। आप अंदाजा करें, यहां यह है कि अकामे लेते हैं, यानी आप सोचें जो मैक्रोन के मुकाबले में खड़ा हुआ था, वो जो उसका IMF का चीफ था, वो फ्रेंच जो था, उसके खिलाफ सिर्फ एक खातून ने, वो जो मेड थी ना न्यूयॉर्क की, उसके अंदर उसने कह दिया था कि इसने मुझे कहा है कि जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। वो तशरीफ लाने के ऊपर नायल हो गया था। हालत ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, आपको शदरे के वो कारोबारी नहीं है, आपको वहां को बिजनेसमैन नहीं है कि आपने यहाँ से खिलौने खरीद के दुबई में बेचते हैं।